गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कॉन्टिन्यूअस फंक्शन पर लेक्चर चल रहा है। पूरी ईमानदारी के साथ जो भी मुझे बेसिक आप लोगों को सिखाना है, हम बेसिक फंक्शन का आपको क्लियर कर रहे हैं कि जिससे जब आईआईटी के प्रॉब्लम्स वगैरह आपको लगाना हो तो कुछ और हायर कॉन्सेप्ट दिए जाएंगे जिनको आप लोग कनेक्ट कर देंगे। फंक्शन पर ये कॉन्टिन्यूअस लेक्चर है और फंक्शन को हम लोगों ने शुरू में पढ़ा था कि इट इज़ अ स्पेशल काइंड ऑफ रिलेशन। देखिए, आप बोर्ड को तो देखिएगा लेकिन हमारी बातों को दिमाग में रख लीजिएगा। ये हमने लिख इसलिए दिया है, इसके ऊपर आपको समझाने के लिए लिखा है कि टाइम जो है वो बाद में मालूम लिखने ही में सारा चला जाए तो हमारी बात जो है वो पूरी नहीं हो पाएगी। जो हम कह रहे हैं उस बात को आप लोग सुनिएगा कि फंक्शन जो है वो स्पेशल काइंड ऑफ रिलेशन, इट इज़ ए स्पेशल काइंड ऑफ रिलेशन। इस रिलेशन को कैपिटल आर से डिनोट किया गया। इस रिलेशन को कैपिटल आर से रिप्रेजेंट किया गया। दो सेट हमारे पास में दिए होते हैं, ए और सेट बी। उनके बीच में रिलेशन इस्टेब्लिश करता है कोई फंक्शन। मैंने क्या कहा कि हमने आपको शुरू में ये बात पढ़ा दी थी कि ये फंक्शन इज ए स्पेशल काइंड ऑफ रिलेशन इन दैट टू ऑर्डर पेयर विल नॉट हैव सेम फर्स्ट कंपोनेंट। याद करिएगा, पीछे सब लिखा हुआ है कि कोई भी इस तरीके का रिलेशन लिया जाए कि जिससे ऑर्डर पेयर ड्राइव किए जाएं तो उन दोनों ऑर्डर पेयर का फर्स्ट कंपोनेंट सेम नहीं होता। इसी तरीके से इस स्पेशल काइंड ऑफ रिलेशन में दो सेट होते हैं। एक को सेट ए रिप्रेजेंट किया जाता है, दूसरे को सेट बी से रिप्रेजेंट किया जाता है। और कैपिटल आर जो यहाँ के ऊपर ये लिखा हुआ है ये रिलेशन के लिए स्टैंड कर रहा है। और उन दोनों सेट्स के बीच में कोई फंक्शन जो है वो रिलेशन इस्टेब्लिश कराता है। कोई फंक्शन रिलेशन इस्टेब्लिश कराता है, उन दोनों सेट्स के एलिमेंट्स को एसोसिएट कराता है, लेकिन किसी रूल के थ्रू। कोई ना कोई रूलिंग होती है। सामने की बात है कि अगर y बराबर यहाँ के ऊपर ये fx और बराबर tan x दे रखा है तो y और x में एक रिलेशन इस्टेब्लिश होगा सेट ए और सेट बी के थ्रू। लेकिन जो रिलेशन होगा, अगर y बराबर यहाँ के ऊपर मान लिया tan x लिखा हुआ है तो जो ट्रिग्नोमेट्रिकली को रिलेशन होगा, जो ट्रिग्नोमेट्रिक रूल्स होंगे वही ओबे होंगे। अगर y बराबर log x लिखा हुआ है और y बराबर log x को कोई दो सेट a और b आपस में एसोसिएट करा रहे हैं तो वो लॉगरिथमिक रूल्स को ओबे करेंगे, वो ट्रिग्नोमेट्रिक रूल्स को ओबे नहीं करेंगे। इसका मतलब ये हो गया कि अगर हमारे पास में दो सेट ए और बी दे रखे हैं, उन दोनों में रिलेशन इस्टेब्लिश करा रहा है। कौन करा रहा है? कोई फंक्शन करा रहा है, किसी रूल को ओबे कर रहा है। इस तरीके का रिलेशन सेट ए और सेट बी के बीच में अगर कोई फंक्शन इस्टेब्लिश करा रहा है तो इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका देखिए, यहाँ के ऊपर ये होता है। एफ लिखा जाता है, सच दैट का साइन लगा दिया जाता है, ए लगा दिया जाता है और एरो लगाकर बी लगा दिया जाता है। अगर कहीं पर इस तरीके की सिचुएशन है, इसका मतलब क्या हुआ कि कोई फंक्शन है वो दो सेट ए और बी के बीच में रिलेशन इस्टेब्लिश करा रहा है, इनके एलिमेंट्स को इनके एलिमेंट से एसोसिएट करा रहा है। दिस वे टू रिप्रेजेंट द फंक्शन इज कॉल्ड मैपिंग। अगर y बराबर fx लिखा है तो सिंपली हम लोग फंक्शन कह देंगे, वहाँ पर भी x और y में रिलेशन इस्टेब्लिश होता है। यहाँ पर भी कोई फंक्शन है वो सेट ए और सेट बी को रिलेट कर रहा है, रिलेशन इस्टेब्लिश कर रहा है, इनके एलिमेंट्स को इनके एलिमेंट से एसोसिएट करा रहा है। इस तरीके की सिचुएशन अगर कहीं पर रिप्रेजेंट हो रही है तो दिस वे टू रिप्रेजेंट द फंक्शन इज कॉल्ड, यहाँ के ऊपर मैपिंग देखिए ऊपर से लिख दिया गया है। मैंने कहा था कि मेरे लेक्चर पर ध्यान दिएगा कि वी ऑलरेडी नो फंक्शन इज ए स्पेशल काइंड ऑफ रिलेशन, जो हमने बताया। देयरफॉर दिस न्यू डेफिनेशन, यहाँ के ऊपर दिस न्यू सिचुएशन लिख दिएगा यहाँ के ऊपर, दिस न्यू सिचुएशन
टर्न, टेक न्यू टर्न, टेक यहाँ के ऊपर न्यू टर्न, दिस इज न्यू टर्न, दिस इज यूं ही लिख दिएगा सिंपल, दिस इज न्यू टर्न रिकॉर्डिंग फंक्शन, दिस रिलेशन कैपिटल आर फ्रॉम सेट ए टू सेट बी इज कॉल्ड फंक्शन, इज कॉल्ड अ फंक्शन एंड डिनोटेड बाई एफ सच दैट ए एरो लगा दिया जाएगा एंड दिस वे टू रिप्रेजेंट द फंक्शन इज कॉल्ड यहाँ के ऊपर मैपिंग। फिर सुन लिएगा, मैंने आपको ये बात बता दी कि फंक्शन जो है शुरू ही में हमने बता दिया था कि इट इज़ अ स्पेशल काइंड ऑफ रिलेशन इन विच टू ऑर्डर पेयर्स नॉट हैव सेम फर्स्ट कंपोनेंट। अब नया टर्न आता है रिकॉर्डिंग फंक्शन कि कोई दो सेट ए और बी ले लिए जाते हैं और उन दो सेट ए और बी के बीच में रिलेशन इस्टेब्लिश कराया जाता है। सेट ए में भी एलिमेंट हैं, सेट बी में भी एलिमेंट हैं, दोनों सेट के एलिमेंट आपस में एसोसिएट करते हैं किसी रूल के थ्रू। ये सिचुएशन मैंने बता दी थी। मान लीजिए कोई भी फंक्शन अगर दे रखा है y बराबर tan x, तो वो ट्रिग्नोमेट्रिकल रूल्स को ओबे करेंगे। अगर y बराबर कहीं के ऊपर log x दे रखा है तो वो लॉगरिथमिक रूल्स को ओबे करेंगे और उनको लिखने का तरीका यहाँ के ऊपर ये होगा। और इस तरीके की सिचुएशन अगर कहीं पर लिखी हुई है तो उसको दिस वे टू रिप्रेजेंट द फंक्शन इज कॉल्ड, यहाँ के ऊपर ये मैपिंग होगा और पढ़ा क्या जाएगा, दैट इज फंक्शन इज फ्रॉम ए टू बी, फंक्शन इज फ्रॉम ए टू बी। और पूरा आपको खुलासा हो चुका है कि दोनों क्या हैं, सेट ए यहाँ पर ये ले लिया गया और सेट बी यहाँ के ऊपर ये ले लिया गया। सेट ए में मान लिए कि कोई एलिमेंट ए है और सेट बी में यहाँ के ऊपर कोई एलिमेंट यहाँ पर स्मॉल बी है। इन दोनों में एसोसिएशन करा रहा है कोई फंक्शन एफ। तो लिखने का देखिए तरीका यही होगा कि यहाँ के ऊपर एफ सेट ए और सेट बी, और अगर हम लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे। अगर हम ए और बी को एसोसिएट कराएंगे तो याद रखना कि ये इमेज कहलाएगी, ये ए की इमेज कहलाएगी और ये बी की प्री इमेज कहलाएगी। ए से और बी को एसोसिएट करा दिया गया तो ए की इमेज बी होगी और बी की जो प्री इमेज हो वो ए होगी। सेट ए बच्चों हमेशा याद रखना ये सेट ऑफ डोमेन कहलाता है और सेट बी जो है वो यहाँ के ऊपर रेंज कहलाता है। यानी सेट बी जो है ये पूरा रेंज का सेट है और सेट ए जो है ये डोमेन का यहाँ के ऊपर सेट है। यहाँ के ऊपर रेंज यानी ये इमेज कहलाती है और जिसकी इमेज बनती है वो प्री इमेज कहलाती है। ये बी की प्री इमेज होगी और बी जो है वो ए की इमेज होगी। इसके बाद में फिर हम लोग और आगे बढ़ते हैं। एक नया वर्ड इंट्रोड्यूस होता है फंक्शन में, कोडोमेन। इसके बारे में भी समझ लिए। अभी तक आप लोगों ने डोमेन सुना था, रेंज सुना था, फंक्शन वगैरह सुना था और यहाँ पर हमने आपको मैपिंग के बारे में बता दिया। इसके बाद जब हम आगे बढ़ते हैं तो एक नया वर्ड इंट्रोड्यूस होता है कोडोमेन। कोडोमेन को हम लोग एक एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे कि अगर मान लिया जाए कि सेट ए बराबर 1 2 3 दिया है। सब लोग देख लीजिएगा, इसको मेरी उंगली को देखिएगा। सेट ए बराबर 1 2 3 दे रखा है। सेट बी बराबर जो है वो 2,4 दे रखा है और इन दोनों से ऑर्डर पेयर जो फ्रेम किए गए सेट ए और सेट बी से, वो ऑर्डर पेयर यहाँ के पर 1,4 2,4 और 3,4 हैं। इसके बाद में इन ऑर्डर पेयर्स जो ये एसोसिएशन आपको दिख रहा है, जो ये रिलेशन आपको दिख रहा है, इनको वेन डायग्राम के थ्रू दिखाया गया। यहाँ के ऊपर ये सेट ए दिखाया गया और ये सेट बी दिखाया गया। हमारे पास में सेट ए में जो एलिमेंट्स है 1 2 3 थे, देखिए इसमें हम लोगों ने 1 2 3 रख दिए। दूसरे सेट के अंदर यहाँ के ऊपर हमारे पास में 2 और 4 थे, तो हम लोगों ने यहाँ के ऊपर ये देखिए 2 और यहाँ के ऊपर ये 4 दिखा दिया। लेकिन हमारा एसोसिएशन 1b4 से है तो हम 1b4 से एसोसिएट करेंगे। हमारा एसोसिएशन 2 का भी 4 से है तो 2 को भी 4 से, और उसके बाद में 3 का भी 4 से है तो 3 का भी 4 से यहाँ के ऊपर हम लोग एसोसिएशन करेंगे। तो यहाँ पर ये जो एलिमेंट है ये बच जाएगा। अब आप लोग ये समझ लीजिए कि यहाँ पर जो सेट ऑफ डोमेन होगा, यानी आपने ए देखा था 1 2 3, ये वाला हिस्सा जो सेट यहाँ के ऊपर ये था, ये सेट ऑफ यहाँ के ऊपर डोमेन 1 2 3 हो जाएगा। यहाँ पर बी वाला जो पूरा सेट था जिसके अंदर 4 और 2 लिखा हुआ था, ये सेट ऑफ कोडोमेन कहलाएगा। ये पूरे का पूरा यहाँ के ऊपर सेट ऑफ कोडोमेन कहलाएगा। और जो इमेज होगी, याद रखिएगा कि जो इमेज होगी, यानी 4 यहाँ पर इमेज है, 2 इमेज नहीं है,
तो सिर्फ ये रेंज होगी। अब हमने आप लोगों को बता दिया कि पूरा सेट ए जो है वो डोमेन कहलाएगा, पूरा सेट बी जो है वो कोडोमेन कहलाएगा, पूरा सेट जिस और भी एलिमेंट होते हैं वो पूरे कोडोमेन में जाते हैं। लेकिन जो इमेज होती, यानी अगर मान लीजिए यहाँ के ऊपर 4 था और यहाँ के ऊपर ये 2 भी किसी एलिमेंट से एसोसिएट हो रहा होता तो कोडोमेन और रेंज बराबर हो जाती। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है कि हम लोग पूरा ये सेट ऑफ डोमेन लेंगे, यहाँ के ऊपर 2 और यहाँ के ऊपर ये 4 जो है ये कोडोमेन लिया जाएगा, एसोसिएट हो या ना हो इससे कुछ मतलब नहीं है। लेकिन 4 जो है वो 1 से भी एसोसिएट है, यानी 2 की भी इमेज 4 है और 3 की भी इमेज 4 है। इसका मतलब जो रेंज का सेट होगा वो सिर्फ 4 होगा। बच्चों समझ में बात आ गई? पूरा डोमेन, पूरे का पूरा कोडोमेन, लेकिन जो इमेज बनेगी वो रेंज कहलाएगी, वो सेट ऑफ यहाँ के ऊपर रेंज कहलाएगी। अब फिर हम और आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ तक हमने बात समझा दी आपको। इसके बाद हम और आगे बढ़ते हैं। ये लिख दिया गया है कि हेयर इमेज ऑफ सेट ए इज 4 एंड प्री इमेज ऑफ 4 आर यहाँ के ऊपर 1 2 और यहाँ के ऊपर 3। अब इसके आगे हम और बढ़ते हैं। नाउ द क्वेश्चन अराइज। अब हमने बहुत सी मैपिंगें बना दी। देखिए इसको भी हमें एग्जाम्पल से समझना पड़ेगा, इसमें भी हमारा टाइम जाएगा। हमने बहुत सी मैपिंगें बना दी। मान लीजिए कि कहीं के ऊपर आप कोई एग्ज़ाम देने गए और एक पन्ने के ऊपर छोटे से टुकड़े के और 3-4 टाइप की मैपिंगें जो बना के दे दी गई और आपसे ये पूछा गया कि विच मैपिंग इज़ फंक्शन एंड विच मैपिंग इज़ नॉट फंक्शन। पूरी बात को सुनिएगा, बोर्ड मिटाना पड़ेगा, फिर बातों को लिखना पड़ेगा। अब जो क्वेश्चन अराइज होगा वो क्या होगा कि कौन सी मैपिंग जो है वो फंक्शन है और कौन सी मैपिंग फंक्शन नहीं है। किसी भी पेज के ऊपर आप गए और पता लगा 2-3 डिफरेंट टाइप की मैपिंग दे रखी थी और पूछा आपसे गया कि बताइए कि कौन सी मैपिंग जो है वो फंक्शन है और कौन सी मैपिंग जो है वो फंक्शन नहीं है। तो पहली बात आप ये समझ लिए, कहीं कोई भी डेफिनेशन डिफरेंट नहीं हो सकती, अलग नहीं हो सकती। मैपिंग की डेफिनेशन ये होगी कि अगर आपके पास में 2 सेट दे रखे हैं और दोनों सेट के एलिमेंट्स में आप एसोसिएट करा रहे हैं तो हर हाल में जो हमारे पास में एसोसिएशन होगा वो यूनिक होना चाहिए। वही फंक्शन वाली डेफिनेशन, यूनिक यहाँ के ऊपर हमारे पास में एसोसिएशन होना चाहिए। इसके बाद में आप लोग यहाँ के ऊपर ये डेफिनेशन लिखेंगे कि फॉर फंक्शन फ्रॉम ए टू बी एवरी एलिमेंट ए मस्ट हैव यूनिक इमेज इन यहाँ के ऊपर बी। हर हाल में जब हम एसोसिएशन कराएं तो सेट ए के एलिमेंट की एक इमेज उधर ज़रूर होना चाहिए। अब इसको हम आपको थोड़ा सा एग्जाम्पल से बात समझा दें, क्योंकि बिना एग्जाम्पल के गाड़ी यहाँ के ऊपर चल नहीं पाएगी। तो हम यहाँ के ऊपर जो है बहुत सी मैपिंग आपके पास में अगर दे रखी हैं और उन बहुत सी मैपिंग में आपको ये छांटना है कि कौन सा फंक्शन जो है वो मैपिंग को रिप्रेजेंट कर रहा है और कौन सा फंक्शन मैपिंग को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है। तो हमने यहाँ के ऊपर लिख दिया है कि नाउ द क्वेश्चन अराइज विच मैपिंग इज़ फंक्शन एंड विच मैपिंग इज़ नॉट फंक्शन। फिर मेरी बात को सुन लीजिए कि अगर हमने आपको मैपिंग समझा दी, बहुत सी मैपिंगें दे रखी हैं और आपसे पूछा जाए कि बताइए कि कौन सी मैपिंग जो है वो फंक्शन है और कौन सी मैपिंग फंक्शन नहीं है। इसको हमने यहाँ के ऊपर डेफिनेशन लिख दी है कि अगर हम किसी भी मैपिंग को फंक्शन कहें या किसी फंक्शन को अगर हम लोग मैपिंग कहें तो हर हाल में क्या होना चाहिए कि यूनिक करेस्पॉन्डेंस होना चाहिए। यूनिक करेस्पॉन्डेंस का मतलब ये हो गया कि हमारे पास में एक सेट ए दे रखा है और एक सेट जो है वो बी दे रखा है और हम सेट ए के एलिमेंट्स और सेट बी के एलिमेंट्स में रिलेशन इस्टेब्लिश कर रहे हैं, दोनों के एलिमेंट्स को एसोसिएट करा रहे हैं। वो एसोसिएशन ऐसा होना चाहिए कि यूनिक होना चाहिए। यूनिक का मतलब ये हो गया कि अगर हमारे पास में आप देखिए फॉर फंक्शन फ्रॉम ए टू बी एवरी एलिमेंट इन ए मस्ट हैव यूनिक इमेज इन बी। क्या हो गया? देखिए पहला यहाँ के ऊपर हमने आपको दिया कि एक हमारे पास में सेट यहाँ के ऊपर ये ए दे रखा है
और एक सेट जो है वो यहाँ के ऊपर ये बी दे रखा है। इस सेट में यानी इस वेन डायग्राम के अंदर ए बी सी डी और यहाँ के ऊपर ये ई, ये एलिमेंट्स यहाँ के ऊपर गिवन है। और दूसरे वेन डायग्राम में जिसको हम लोग सेट बी कह रहे हैं, एलिमेंट्स 1 2 3 और यहाँ के ऊपर ये 4 हैं। ए 1 को एसोसिएट करा रहा है, बी 3 को एसोसिएट करा रहा है, सी 4 को एसोसिएट करा रहा है, डी 3 को एसोसिएट, देखिए बी भी 3 को करा रहा है और डी भी 3 को करा रहा है, और ई जो है वो 2 को एसोसिएट करा रहा है। तो इसको हम लोग यूनिक करेस्पॉन्डेंस कहेंगे। हम लोग यहाँ के ऊपर ये कहेंगे कि हर एक की यूनिक इमेज है। अगर हम यहाँ के ऊपर इसको देखेंगे तो यहाँ के ऊपर ये देख लीजिए कि ए की इमेज जो है वो 1 होगी। इसके बाद में यहाँ के ऊपर ये जो बी की इमेज है वो यहाँ के ऊपर ये 3 होगी, बी की इमेज यहाँ के ऊपर ये 3 होगी। सी की इमेज जो है वो यहाँ के ऊपर ये हमारे पास में 4 होगी, आप बात समझ लें। और डी की यहाँ के ऊपर जो इमेज है यहाँ के ऊपर ये 3 होगी, और ई की जो इमेज है वो यहाँ के ऊपर ये 2 होगी। ई की जो इमेज है वो यहाँ के ऊपर ये 4 होगी। यस, यहाँ के ऊपर ये जो मैपिंग है ये फंक्शन होगी, ये मैपिंग फंक्शन होगी। डेफिनेशन लिखा दी गई है कि फॉर फंक्शन फ्रॉम ए टू बी एवरी एलिमेंट इन ए मस्ट हैव यूनिक इमेज, यानी हर एलिमेंट जो ए के अंदर मौजूद है उसकी यूनिक इमेज होना चाहिए, उसकी कम से कम एक इमेज होना चाहिए। ए की इमेज 1 है, बी की इमेज यहाँ के ऊपर ये 3 है, सी की इमेज 4 है, डी की इमेज 3 है और ई की इमेज जो है यहाँ के ऊपर ये 4 है। आप बात समझें, यानी इसमें बी भी 3 से एसोसिएटेड है और डी भी 3 से एसोसिएटेड है। हो सकता है कि बच्चे जो हैं वो कंफ्यूज हो जाएं। आप याद रखिए, मैंने आपको फंक्शन में क्या पढ़ाया था कि 2 ऑर्डर पेयर के फर्स्ट कंपोनेंट सेम नहीं होना चाहिए। अगर किसी भी 2 ऑर्डर पेयर के फर्स्ट कंपोनेंट सेम हो जाएंगे तो वो फंक्शन नहीं होगा। वही बात यहाँ पर भी होगी, अलग थोड़ी हो जाएगा। सेकेंड ऑर्डर पेयर हो जाए कोई परेशानी वाली बात नहीं है, लेकिन ऑर्डर पेयर का फर्स्ट एलिमेंट जो है वो नहीं होना चाहिए। यहाँ पर भी यही बात है कि बी की भी इमेज 3 है और डी की भी इमेज यहाँ के ऊपर ये 3 है। तो इसका मतलब ये है कि बी की भी यूनिक इमेज कहलाएगी और डी की भी यूनिक इमेज कहलाएगी। वो एक अलग बात है कि दोनों एलिमेंट जो है वो यहाँ के ऊपर सेम है। आपके दिमाग में बात आई, ये फंक्शन होगा। यानी इधर वाले की, यानी एक एलिमेंट जो है वो डी यहाँ के ऊपर 3 से भी हो सकता है एसोसिएटेड। इसी तरीके से अगर हम लोग यहाँ के ऊपर फिगर 2 में जाएंगे, इसको लिखने का तरीक़ा यहाँ के ऊपर ये होगा कि कोई दूसरा फंक्शन है जो सेट ए और बी के बीच में एसोसिएशन करा रहा है, रिलेशन इस्टेब्लिश करा रहा है। वही एलिमेंट्स दे रखे हैं ए बी सी डी ई, और दूसरे वेन डायग्राम में 1 2 3 4 यहाँ के ऊपर दे रखे हैं। ठीक है, यहाँ पर भी आप ये देख लें। यहाँ के ऊपर जब आप देखेंगे तो ए जो है वो देखिए यहाँ के ऊपर ये 2 पर, आप खुद गौर कर लीजिएगा, बात वही आएगी। बी जो है वो यहाँ के ऊपर ये 1 पर होगा, सी जो है वो यहाँ के ऊपर ये 2 पर, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। ए की यूनिक इमेज है, क्या है, 2 है। सी की यूनिक इमेज है, यहाँ के ऊपर ये 2 है। इसके बाद में यहाँ के ऊपर ये वैल्यू क्या आ जाएगी, सी के बाद में यहाँ के ऊपर ये डी आ जाएगा। इधर देख लीजिए, यहाँ के ऊपर डी जो है यहाँ के ऊपर ये हमारे पास में 3 आ जाएगा, और उसके बाद में ई जो है वो यहाँ के ऊपर ये ई भी 3 आ जाएगा। बात आप समझ लें, ए 2 से एसोसिएटेड है, बी 1 से एसोसिएटेड है, सी 2 से एसोसिएटेड है, डी 3 से। हम आप लोगों को पढ़ा रहे थे, बीच में लाइट चली गई थी तो थोड़ा सा शूट जो है वो डिस्टर्ब हो गया था। यहाँ के ऊपर बात पहुँच गई थी कि दोनों वेन डायग्राम ये वाला हम समझा चुके थे। इसमें भी लास्ट पॉइंट हम आपको समझा रहे थे, जितने भी एलिमेंट्स सेट ए के हैं, जितने भी एलिमेंट्स यहाँ के ऊपर सेट ए के हैं और सेट बी के हैं, सबको हमने एसोसिएट कराया है। और कराने वाला कौन है, ये फंक्शन यहाँ के ऊपर F2 है। लिखने का तरीक़ा यहाँ के ऊपर ये आ जाएगा। और उसके बाद में आप ये देख रहे हैं कि यहाँ के ऊपर 4 बच गया। अगर दूसरे वेन डायग्राम में 4 बच गया है तो कोई दिक्कत नहीं है, ये अपने जहन के अंदर जो है बिठा लीजिए। लेकिन इधर का हर एलिमेंट उधर एक एलिमेंट से एसोसिएट ज़रूर हो। इधर का लिखा हुआ है डेफिनेशन, आप देख लें कि फॉर फंक्शन फ्रॉम ए टू बी एवरी एलिमेंट इन ए मस्ट हैव यूनिक इमेज।
इधर कोई नहीं बचना चाहिए। अगर इधर कोई बच गया तो फिर वो मैपिंग फंक्शन नहीं होगी, उधर बच जाए कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर ए की का एसोसिएशन 2 से है और सी का भी 2 से है, इसका मतलब ए की इमेज भी 2 है और सी की इमेज भी 2 है, इसमें कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। इस तरीके की सिचुएशन जो है वो मैपिंग कहलाएगी। जब हम लोग यहाँ के पर फिगर नंबर 3 पर आएंगे तो फिगर नंबर 3 में हमने आपको बता दिया इस ए की इमेज यहाँ के पर 1 है, इस बी की इमेज यहाँ के ऊपर 3 है, डी की इमेज यहाँ के ऊपर 2 है और सी की इमेज जो है वो यहाँ के ऊपर 4 है। लेकिन एक एलिमेंट ऐसा बच रहा है कि जिसकी कोई भी इमेज नहीं है। इस तरीके की सिचुएशन यहाँ के ऊपर कौन एसोसिएट करा रहा है? फंक्शन F3 है। किन सेट्स के बीच में एसोसिएशन हो करा रहा है? ए और बी के बीच में करा रहा है। लिखने का तरीका ये होगा, और यहाँ पर ये फंक्शन जो है वो बचा जा रहा है जिसकी कोई भी इमेज नहीं है। इस तरीके की सिचुएशन जो है यहाँ के ऊपर नो फंक्शन, नो मैपिंग, क्योंकि हमने आपको पहले ही बता दिया था कि अब इस तरीके का क्वेश्चन उठेगा कि बहुत सी मैपिंग्स जो है वो दे रखी हैं और कहा जाएगा कि कौन सा रिलेशन जो है वो मैपिंग है और कौन सा रिलेशन जो है वो फंक्शनल मैपिंग नहीं है, यानी फंक्शन नहीं है। हमने इन दोनों को आपको यहाँ के ऊपर ये यस बता दिया। ये नो क्यों बताया? क्योंकि हमारे पास ए सेट में एलिमेंट ई की कोई इमेज नहीं बन रही। अब आप इसमें आ जाइए, सेट ए है और सेट बी है। यहाँ पर ऑपरेट करने वाला जो फंक्शन है वो F4 है। एसोसिएट कराने वाला, रिलेट कराने वाला, ए 1 को रिलेट कर रहा है, बी 3 को एसोसिएट कर रहा है, सी 4 को एसोसिएट कर रहा है और डी जो है वो 3 को एसोसिएट कर रहा है, E4 को एसोसिएट कर रहा है। इसका मतलब ये हो गया तो यहां पर क्या हो गया, ये 4th वाली मैपिंग हम आपको समझा रहे थे। सारे एसोसिएशन आप देख लें, लेकिन इस एसोसिएशन को देखें कि जब डी जो है कि यूनिक इमेज नहीं है, यहाँ पर डी की इस डी की, यहाँ के पर इस डी को आप देख लें, इसकी यूनिक इमेज नहीं है। डी 2 को भी एसोसिएट कर रहा है, डी जो है वो 2 को भी एसोसिएट कर रहा है और डी जो है वो 3 को भी एसोसिएट कर रहा है। मैपिंग आप देख लें। और डेफिनेशन क्या है मैपिंग की? कौन सा रिलेशन जो है वो मैपिंग होगा कि जब यूनिक इमेज बने। यहाँ पर डी 2 को भी एसोसिएट कर रहा है और डी 3 को भी एसोसिएट कर रहा है। इसका मतलब ये है कि इस तरीके की सिचुएशन जो है वो मैपिंग नहीं होगी। बस आप लोग हमेशा डेफिनेशन याद रखिएगा कि फॉर फंक्शन फ्रॉम ए टू बी एवरी एलिमेंट इन ए मस्ट हैव यूनिक इमेज इन बी। ये दोनों यस फंक्शन होंगे। इधर एलिमेंट बच जाए कोई दिक्कत नहीं है, इधर एलिमेंट नहीं बचना चाहिए, इधर एलिमेंट नहीं बचना चाहिए। हर हाल में इधर के हर एलिमेंट की यूनिक इमेज होना चाहिए। और दूसरी सिचुएशन क्या है कि कोई भी एलिमेंट जब बी से एसोसिएट हो तो 2 इमेजेस नहीं देगा। सेम एलिमेंट जो है वो 2 इमेजेस नहीं देगा। इसका मतलब यहाँ के ऊपर जो है D2 को भी एसोसिएट कर रहा है, D3 को भी एसोसिएट कर रहा है। इसका मतलब D की यानी सेम एलिमेंट की 2 डिफरेंट इमेजेस हैं, यूनिक इमेजेस नहीं हैं, इसलिए ये केस भी मैपिंग नहीं होगा। यहाँ तक हमने आपको समझाया। अब मैपिंग का आज मैंने बीज बो दिया है और मैपिंग को कल भी हम लोग कंटिन्यू करेंगे, लेकिन अभी हमको आप मत रोकिएगा। 2 प्रॉब्लम्स मैं करने जा रहा हूँ। मैंने कहा 2 कम से कम 1-2 प्रॉब्लम्स हम लोग नहीं करेंगे तो एप्लीकेशंस आपकी समझ में नहीं आएंगी। ये आज मैंने मैपिंग आपको समझा दी है। जितना मैपिंग आज मैंने समझाया इस लेक्चर को आप लोग देख लीजिएगा। इसी मैपिंग को कल हम लोग जो है वो रिलेट करेंगे। आज हमने क्या पढ़ाया? हमने आपको ये पढ़ा दिया कि मैपिंग क्या होती है, इमेजेस क्या होती हैं, प्री इमेजेस क्या होती हैं, कौन सी मैपिंग जो है वो फंक्शनल रिलेशन को बताती है और कौन नहीं बताती, क्यों नहीं बताती, ये सब हमने एग्जाम्पल के थ्रू बता दिया है। हमने आपको डोमेन भी बता दिया, कोडोमेन भी बता दिया और रेंजेस भी बता दी। अब इन 2 प्रॉब्लम्स को यहाँ के बाद देखिए।
कह रहा है कि फाइंड द डोमेन ऑफ एफ एक्स बराबर, फाइंड द डोमेन ऑफ, यहाँ के पर ये एग्जाम्पल है, आपको क्वेश्चन लगाना भी आना चाहिए। फाइंड द डोमेन ऑफ, यहाँ के पर डोमेन ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू 1/√1 माइनस यहाँ के ऊपर कॉज एक्स, √1 माइनस कॉज एक्स। देखिए 3 सिचुएशन होंगी। नंबर 1, देखिए डोमेन निकालने के लिए मैंने बता दिया कि पूरा कंसेप्ट आपके दिमाग में रहना चाहिए। अगर हम एफ एक्स बराबर 1/√1 माइनस कॉज एक्स का डोमेन निकाल रहे हैं तो पहली सिचुएशन क्या है? देखिए पहली सिचुएशन, देयर आर 3 केसेस। 1 माइनस यहाँ के पर जो कॉज एक्स है ये पॉजिटिव होना चाहिए। 1 माइनस कॉज एक्स, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दिया हुआ है। डिनोमिनेटर में अंडर रूट दिया हुआ है तो पहले मैंने अंडर रूट वाला डोमेन ले लिया। 1 माइनस एक्स कॉज एक्स, 1 माइनस कॉज एक्स ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि 1 ग्रेटर देन यहाँ के पर कॉज एक्स, 1 ग्रेटर देन यहाँ के पर कॉज एक्स। देखिए 1 चाहे ग्रेटर देन कॉज एक्स कहा जाए, यानी 1 बड़ा है कॉज एक्स से, इसका मतलब कॉज एक्स छोटा है, और या यहाँ के पर लिखा जाएगा यहाँ के पर कॉज एक्स और यहाँ के पर लेस देन 1। अब सारे बच्चे यहाँ के पर ये देख लें कि पहली कंडीशन हम लोगों ने यहाँ के पर लगा दी कि डिनोमिनेटर में अंडर रूट में 1 माइनस कॉज एक्स है। हमने आपको डोमेन की पढ़ाते वक्त ये बात बता दी थी कि कोई भी चीज़ अगर स्क्वायर रूट फंक्शन में है तो वो हमेशा ग्रेटर देन 0 होगी। तो यहाँ पर 1, ये देखिए पहला स्टेप, फिर ये दूसरा स्टेप और यहाँ के पर दूसरा स्टेप। यहाँ के पर चूंकि आप देख लें कॉज एक्स ग्रेटर देन आर इक्वल टू -1 और लेस देन आर इक्वल टू यहाँ के पर 1 होता है। ये रेंज होती है, ये रेंज होती ही है। और इस x की जगह पर कोई भी रियल वैल्यू रखी जाए हमेशा रिजल्ट -1 और 1 के बीच में लाई करेगा, यानी कॉज एक्स की वैल्यू कभी भी 1 से ज़्यादा नहीं होगी। इसका मतलब ये है कि अगर कॉज एक्स लेस देन 1 है, बच्चों सारी बात समझ लो, तो इस x की जगह पर कोई भी रियल वैल्यू रखी जाए हमेशा रिजल्ट 1 से कम ही मिलेगा, क्योंकि 1 और -1 के बीच में रेंज होती है, यानी कॉज एक्स लेस देन 1 और ग्रेटर देन -1। कॉज एक्स की वैल्यू इस x की जगह पर कोई भी बड़े से बड़ा एंगल रखा जाए वैल्यू हमेशा 1 से छोटी होगी। यहाँ पे लिखा जाएगा विच इज़ ट्रू, यहाँ पर विच इज़ ट्रू फॉर एवरी x बिलोंग टू यहाँ के पर रियल नंबर। पहली सिचुएशन ये मिलेगी। दूसरी सिचुएशन क्या मिलेगी कि 1 माइनस यहाँ के ऊपर कॉज एक्स, ये देखिए 1 माइनस यहाँ के ऊपर ये कॉज एक्स, चूंकि अंडर रूट में है, स्क्वायर रूट में है, इसलिए कभी निगेटिव नहीं हो सकता। कैन नेवर बी लेस देन यहाँ के ऊपर 0, कैन नेवर बी लेस देन 0। यह आ जाएगा 1, यहाँ के ऊपर यह आ जाएगा कॉज एक्स, देखिए आ गया 1, कैन नेवर बी लेस देन यहाँ के ऊपर कॉज एक्स, ये रिजल्ट मिला। यानी 1 जो है, चाहे हम यहाँ के ऊपर इस तरह लिखें और चाहे हम इस तरह लिखें, यहाँ के ऊपर कॉज एक्स कैन नॉट ग्रेटर देन, यहाँ के ऊपर देखिए वही बात लिखी हुई है, ये लिखा हुआ है कॉज एक्स कैन नॉट ग्रेटर देन 1। आप खुद बात देख लीजिए, वही बात आ गई कि कॉज एक्स की वैल्यू 1 से ज़्यादा होगी और कॉज एक्स यहाँ के ऊपर कैन नॉट ग्रेटर देन 1। कॉज एक्स की वैल्यू कभी 1 से ज़्यादा नहीं हो सकती। यहाँ पर कोई भी रियल वैल्यू रखी जाए कॉज एक्स की वैल्यू कभी भी 1 से ज़्यादा नहीं होगी। फिर हम लोग यहाँ के ऊपर यही लिखेंगे विच इज़ ट्रू, विच इज़ यहाँ के ऊपर लिखा जाएगा, यहाँ के ऊपर ये ट्रू फॉर एवरी x बिलोंग टू यहाँ के ऊपर रियल नंबर। क्या पॉइंट समझे आप लोग? कॉज एक्स की वैल्यू कभी 1 से ज़्यादा नहीं हो सकती। इस x की जगह पर कोई भी रियल वैल्यू रखी जाए कॉज एक्स की वैल्यू कभी भी 1 से ज़्यादा नहीं हो सकती। और तीसरा पॉइंट बच्चों क्या आ जाएगा? तीसरा पॉइंट यहाँ के ऊपर ये आ जाएगा, तीसरा पॉइंट आएगा 1 माइनस यहाँ के ऊपर ये कॉज एक्स इज नॉट इक्वल टू यहाँ के ऊपर 0, क्योंकि डिनोमिनेटर में है। यहाँ से क्या वैल्यू हो जाएगी? यहाँ से आ जाएगा यहाँ के ऊपर कॉज एक्स इज नॉट इक्वल टू 1। इसका मतलब ये हो जाएगा यहाँ के ऊपर कॉज एक्स इज नॉट इक्वल टू यहाँ के ऊपर
cos 0, क्योंकि 1 जो है वो cos 0 के बराबर होता है, cos 0 बराबर 1। ये यहाँ पर फार्मूला इस्तेमाल होगा कि cos थीटा बराबर अगर cos अल्फ़ा है तो थीटा की वैल्यू 2n पाई और प्लस माइनस अल्फ़ा होता है। ये ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशन से ये बात आप लोगों को मालूम है कि इफ़ cos थीटा बराबर यहाँ के ऊपर cos अल्फ़ा देन थीटा बराबर 2n पाई प्लस माइनस अल्फ़ा। ये थीटा है और ये अल्फ़ा है, ये यहाँ के ऊपर थीटा है और ये अल्फ़ा है। तो थीटा की वैल्यू आ जाएगी इज़ नॉट इक्वल टू, इज देखिए थीटा इज cos थीटा बराबर cos अल्फ़ा, थीटा बराबर यहाँ के ऊपर आ जाएगा थीटा इज़ नॉट इक्वल टू, ये आ जाएगा 2n पाई और प्लस माइनस अल्फ़ा की जगह पर क्या 0। इसका मतलब थीटा की वैल्यू इज़ नॉट इक्वल टू यहाँ के ऊपर 2n पाई। क्या डोमेन निकल के आया? देखिए ये यहाँ पर 1 माइनस cos x अगर ग्रेटर देन 0 था, विच इज़ ट्रू फॉर ऑल रियल x, ये भी विच इज़ ट्रू फॉर ऑल रियल x, यानी सारी रियल वैल्यूज़ ली जा सकती हैं इसकी फ्रेमिंग में। लेकिन x ये थीटा बराबर या x बराबर हम लोग यहाँ के ऊपर थीटा नहीं x लिखेंगे, क्योंकि हमारे पास में यहाँ के ऊपर ये x लिखा हुआ है बच्चों, यहाँ के ऊपर ये x लिखा हुआ है और यहाँ पर भी यहाँ के ऊपर x रहेगा। x इज़ नॉट इक्वल टू 2 पाई, तो इसका मतलब इसको लिखने का तरीका क्या हो जाएगा कि डोमेन ऑफ फंक्शन, देखिए यहाँ के ऊपर डोमेन ऑफ फंक्शन, यहाँ के ऊपर r माइनस 2n पाई माइनस यहाँ के ऊपर ये 2n पाई, यानी सारी वैल्यूज़ ली जाएंगी, यानी सारे रियल नंबर लिए जाएंगे। किसी रियल नंबर पर कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन 2n पाई नहीं ले सकते, क्योंकि अगर हम लोग 2n पाई ले लेंगे तो वैल्यू क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी, और अगर 1 हो जाएगी तो 1 माइनस 1 पर ये अनडिफाइन हो जाएगा। यहाँ के पर n बिलोंग टू यहाँ के पर इंटीजर्स। ये हमने आपको एक सवाल लगवा दिया। इसके बाद में दूसरी प्रॉब्लम आप देखें। देखिए कह रहा है कि रीडिफाइन द फंक्शन। अगर कहीं पर इस तरीके की प्रॉब्लम आ जाए, कहा जा रहा है यहाँ के पर क्वेश्चन कि रीडिफाइन, कह रहा है रीडिफाइन द फंक्शन, कह रहा है रीडिफाइन द फंक्शन विच इज गिवन बाई, विच इज यहाँ के पर ये गिवन बाई एफ एक्स इज इक्वल टू यहाँ के पर मॉड एक्स माइनस 1 होगा और प्लस यहाँ के पर आ जाएगा 1 प्लस यहाँ के पर x, और ये दे रखा है -2 लेस देन आर इक्वल टू x और लेस देन आर इक्वल टू यहाँ के पर ये 2। देखिए रीडिफाइन करने के लिए सबसे पहले क्या काम होगा कि हम लोग मॉड x इज इक्वल टू यहाँ के पर x बराबर -x, और कंडीशन हो जाती है x ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 और ये आ जाता है x लेस देन आर इक्वल टू यहाँ के ऊपर 0। ये बेसिक फार्मूला है मॉड का। हमारे पास में यहाँ के ऊपर ये x माइनस 1 दे रखा है, यहाँ पर 1 प्लस x दे रखा है। एक बार हम इस x की जगह पर x माइनस 1 रख देंगे। ये देखिए x माइनस 1 बराबर यहाँ पर भी x माइनस 1 आएगा, और इसके बाद में यहाँ के ऊपर ये आ जाएगा x माइनस 1 ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, तो ये वैल्यू आ जाएगी x ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1। x की जगह पर x माइनस 1 रखिएगा तो x ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1 आएगा, और माइनस का यहाँ के पर आ जाएगा x माइनस 1, और इफ़ यहाँ पर भी x माइनस 1 रखिए तो x माइनस 1 लेस देन आर इक्वल टू 0, यह आ जाएगा x लेस देन आर इक्वल टू 1। इसको इक्वेशन नंबर a मानिए और इसको इक्वेशन नंबर a डैश मानिए। फिर हम इसी मॉड का फार्मूला इस पर इस्तेमाल करेंगे। हमेशा इसी तरह करिएगा, जब भी डोमेन निकालने की बात आए, रीडिफाइन करने की बात आए। दूसरे मॉड में हमारे पास में 1 प्लस एक्स है, तो इस मॉड में यहाँ के पर 1 प्लस एक्स रखिएगा यहाँ पर, फिर इसकी वैल्यू यहाँ के पर मिल जाएगी 1 प्लस एक्स, और ये आ जाएगा यहाँ के पर 1 प्लस एक्स ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 इम्प्लाइज दैट ये आ जाएगा x ग्रेटर देन आर इक्वल टू -1। ये इक्वेशन नंबर बी हो जाएगी, बराबर माइनस का 1 प्लस एक्स। ये देखिए x की जगह पर 1 प्लस एक्स रखेंगे तो ये आ जाएगा माइनस का 1 प्लस एक्स, और ये आ जाएगी कंडीशन 1 प्लस एक्स लेस देन आर इक्वल टू यहाँ के पर 0 इम्प्लाइज दैट
यहाँ के ऊपर x लेस देन आर इक्वल टू यहाँ के ऊपर -1। ये इक्वेशन नंबर यहाँ के ऊपर ये बी डैश हो जाएगी बच्चों, बी डैश। इसके बाद में हम लोग क्या करेंगे, देखिए 3 केसेस आएंगे। 3 केसेस में बहुत आराम से बात को समझिएगा कि पहला केस यहाँ के ऊपर ये आएगा, ये वैल्यू आ गई, एक एंड पॉइंट -2 दे रखा है, दूसरा एंड पॉइंट यहाँ के ऊपर ये +2 दे रखा है। सारे बच्चे इधर वाले हम कोने में किए दे रहे हैं, 2 मॉड दे रखे हैं। एक मॉड यहाँ के ऊपर ये दे रखा है x-1, ये देखिए ये हम लोग हमेशा मॉड के अंदर की वैल्यू 0 के बराबर कर देंगे। जो मॉड के अंदर दिया होगा उसको 0 के बराबर कर देंगे। तो हम लोगों ने x-1 बराबर 0 किया तो x की वैल्यू 1 मिलेगी। फिर 1 + x को 0 के बराबर किया तो वैल्यू आ जाएगी, x की वैल्यू यहाँ के पर -1 मिल जाएगी। एक वैल्यू 1 मिल गई और एक वैल्यू यहाँ के पर -1 मिल गई। हम लोग पहले छोटी वैल्यू रख देंगे और इसके बाद में फिर हम लोग यहाँ के पर ये बड़ी वैल्यू रख देंगे। पहले हम लोगों ने -1 रख दिया, फिर +1 रख दिया, फिर इन दोनों एंड पॉइंट्स को ले लिया बच्चों, इन दोनों एंड पॉइंट्स को। यहाँ के ऊपर ये देखिए -2 आ जाएगा और यहाँ के ऊपर ये वैल्यू आ जाएगी प्लस का यहाँ के ऊपर 2। एक तरफ -2 आ गया और एक तरफ यहाँ के ऊपर आ जाएगा +2। इंटरवल आप देख लें, x ग्रेटर देन आर इक्वल टू यहाँ के ऊपर -2 लेस देन -1, x ग्रेटर देन आर इक्वल टू -1 लेस देन यहाँ के ऊपर 1, x ग्रेटर देन आर इक्वल टू यहाँ के ऊपर ये 1 और लेस देन यहाँ के ऊपर ये आ जाएगा 2। ये इंटरवल -2 -1 के बीच में है। यहाँ -2 को इंक्लूड कर दिया, इसको छोड़ दिया, फिर इस नंबर को इधर इंक्लूड कर दिया और आपने देख लिया कि ये 3 इंटरवल यहाँ के ऊपर बन गए। इसके बाद में इसमें 3 केसेस जो है वो अराइज करेंगे। यहाँ के ऊपर फर्स्ट केस जो है वो यहाँ के ऊपर ये होगा, सेकंड केस जो है वो यहाँ के ऊपर ये होगा और थर्ड केस जो है वो यहाँ के ऊपर ये होगा। पहले केस में टेस्टिंग नंबर -2 और -1 के बीच माइनस का 3/2 ले लिया, x बराबर माइनस के 3/2 ले लिया, यहाँ पर x बराबर 0 ले लिया और यहाँ पर x बराबर 3 और यहाँ के ऊपर ये 2 ले लिया। इन्हें टेस्टिंग नंबर का मतलब होता है कि वो नंबर जो हमारे इंटरवल को सेटिस्फाई करे। ये नंबर इस इंटरवल को सेटिस्फाई करेगा, ये नंबर इस इंटरवल को और ये नंबर इस इंटरवल को सेटिस्फाई करेगा। और इसके बाद में हम लोगों ने यहाँ के ऊपर फर्स्ट केस जो है वो ड्राइव किया। देखिए यहाँ के ऊपर हम लोगों ने ये फर्स्ट केस जो है वो ड्राइव किया। इफ x ग्रेटर देन आर इक्वल टू -2 लेस देन यहाँ के ऊपर ये -1, x बराबर माइनस के 3/2 लिया गया बच्चों। इस x बराबर -3/2 को हम यहाँ रखेंगे। कहाँ रखेंगे? यहाँ पर रखेंगे। अगर -3/2 ग्रेटर देन 1 है तो a लिया जाएगा और अगर लेस देन 1 है तो a' लिया जाएगा। सारे लोग यहाँ पर बताओ कि इस इंटरवल में टेस्टिंग नंबर -3/2 अगर लिया गया तो वो इस इंटरवल को सेटिस्फाई करेगा, इसको सेटिस्फाई करेगा, a' को सेटिस्फाई करेगा। हर आदमी कहेगा कि a' को सेटिस्फाई करेगा, ये a' को सेटिस्फाई करेगा। फिर हम लोग यहाँ पर आएंगे, माइनस के 3/2 ग्रेटर देन -1 होगा या यहाँ के ऊपर लेस देन -1 होगा। हम लोग -3/2 यहाँ के ऊपर रखेंगे। देखिए -2 छोटा होगा, अगर हम माइनस के 3/2 यहाँ रखें तो लेस देन 1 होगा और अगर हम लोग -3/2 यहाँ पर रखें और यहाँ पर रखें तो रिज़ल्ट जो है -3/2 लेस देन -1 होगा। यानी b' सेटिस्फाई करेगा, a' और यहाँ के ऊपर आ जाएगा b'। देखिए 2 इक्वेशन सेटिस्फाई करी हमने। टेस्टिंग नंबर को यहाँ रखा, यहाँ रखा तो सिर्फ a और b, a' और b' निकल कर आई। अब हम लोग यहाँ पर जाएंगे, सारे बच्चे देख लो। अब हम लोग यहाँ पर जाएंगे और ये देखो यहाँ के ऊपर ये fx और बराबर, जहाँ पर mod x -1 है, इस केस में हम लोग a' लेंगे। mod x -1 a' में माइनस के x -1 के बराबर है, तो जहाँ पर माइनस के ये था तो यहाँ पर माइनस के x -1 रखा जाएगा। फिर देखो ये +1 + x है, b' में mod 1 + x
बी डैश के केस में माइनस के 1 + x के बराबर है, तो इसकी जगह के ऊपर माइनस का 1 + x रखा जाएगा। फिर हम लोग इसको सॉल्व कर देंगे, तो आ जाएगा -x और यहाँ पर +1 -1 और माइनस के x। फिर उसके बाद में ये 1 और ये 1 कैंसिल हो जाएगा और बराबर मिल जाएगा -2x। बच्चों सारे लोग देख लो, ये -2x मिलेगा। पहले केस में यहाँ के पर माइनस का यहाँ पर मिलेगा, इसके बाद में फिर हम लोग यहाँ के पर दूसरा केस लेंगे और दूसरे केस में ये पॉइंट आ जाएगा x > r = -1, x > r = -1 और लेस देन यहाँ के पर 1। हम लोगों ने x = 0 लिया है। 0 कभी भी 1 से बड़ा नहीं होगा। फिर चारों इक्वेशन सेटिस्फाई करा के देखी जाएंगी। 0 लेस देन 1 होगा, इसका मतलब यह है कि इसमें a डैश होगा और 0 जो है वो हमेशा लेस देन -1 होगा। 0 कहाँ पर होगा? देखिए 0 हमेशा ग्रेटर देन -1 होगा। हम लोग यहाँ रखेंगे ना, तो a डैश आ जाएगा और 0 कहाँ पर आएगा? -1 और 1 के बीच में आएगा और 0 यहाँ के ऊपर आएगा, तो 0 हमेशा -1 से बड़ा होगा। इसका मतलब a डैश और b डैश। सिंपली आप लोग समझ लीजिए कि इस इंटरवल में x = 0 a में रखा जाएगा। अगर a में रखा गया तो इसको सेटिस्फाई कर दे, या इसको कर दे, या इसको कर दे, या इसको कर दे। इसका मतलब यह है कि जब हम लोगों ने 0 लिया तो 0 जो है वो हमेशा लेस देन 1 होगा, तो a डैश हो गया, और 0 हमेशा ग्रेटर देन -1 होगा, इसलिए यहाँ के ऊपर ये b ले लिया गया। अब a डैश और b को हम लोगों ने यहाँ अप्लाई किया, तो देखो बच्चों यहाँ के ऊपर ये आ जाएगा fx और बराबर a डैश में mod x - 1। ये देखो a डैश है, mod x - 1 किसके बराबर है? -x - 1 के बराबर है। और इसके बाद में फिर हम लोग आगे यहाँ के ऊपर प्लस आए और प्लस में हमारे पास में यहाँ के ऊपर ये b लिखा हुआ है। b में mod 1 + x 1 + x के बराबर है, तो ये आ जाएगा यहाँ के ऊपर 1 प्लस यहाँ के ऊपर x, तो बराबर आ जाएगा -x + 1 + 1 + x, तो बराबर सिर्फ मिल जाएगा हमको यहाँ के ऊपर 2, क्योंकि -x और +x कट जाएगा। इस इंटरवल पर 2 मिलेगा। और बस तीसरा और यहाँ के ऊपर ये लास्ट पॉइंट क्या आ जाएगा? तीसरा केस यहाँ के ऊपर आएगा, अगर हम 1 और 2 के बीच का इंटरवल लेंगे तो x बराबर यहाँ के ऊपर ये 3/2 हो जाएगा, 3/2 यहाँ के ऊपर हो जाएगा और 3/2 इसको सेटिस्फाई करेगा। यानी इफ़ यहाँ के ऊपर हमने लिख दिया, यहाँ के ऊपर इफ़ x > r = यहाँ के ऊपर 1, ये इंटरवल लिया जा रहा है, और लेस देन 2 ये इंटरवल लिया गया। टेस्टिंग वैल्यू x = 3/2 ली गई, तो 3/2 a को सेटिस्फाई करेगी। देखिए ये a आ जाएगा और 3/2 जो है वो हमेशा ग्रेटर देन -1 होगी और b आ जाएगा। जब a और b दो इक्वेशंस आ जाएंगी तो फिर हम लोग यहाँ पर पहुँचेंगे और यहाँ पर पहुँचने के बाद में fx बराबर ये वैल्यू यहाँ के ऊपर x - 1 आएगी और प्लस का 1 + x आएगी। -1 और +1 कट जाएगा और बराबर सिर्फ मिल जाएगा यहाँ के ऊपर ये 2x। अब आप लोग सिर्फ यहाँ के ऊपर ये गौर कर लीजिए कि फंक्शन रीडिफाइन होने के बाद, फंक्शन यहाँ के ऊपर रीडिफाइन होने के बाद में क्या हुआ कि पहली सिचुएशन यहाँ के ऊपर ये आई। देखिए हम लोगों ने यहाँ के ऊपर fx लिखा, रीडिफाइन हो गया फंक्शन, ये फंक्शन रीडिफाइन हो गया। पहला केस क्या है? -2 से -1 और fx की वैल्यू क्या है? -2x, तो fx बराबर -2x आ गया और ये आ जाएगा यहाँ के ऊपर -2 लेस देन r = x और लेस देन -1, ये सिचुएशन आई। इसके बाद में दूसरे इंटरवल पर आइए, -1 और 1 के बीच, ये आ जाएगा x > r = -1 और लेस देन यहाँ के ऊपर 1। जब ये इंटरवल हम लोगों ने लिया तो फंक्शन की वैल्यू यहाँ पर 2 मिल गई, तो fx बराबर यहाँ के ऊपर ये 2 हो जाएगा, तो ये आ गया और बराबर लास्ट में यहाँ के ऊपर आ जाएगा। देखिए fx बराबर 2x हो जाएगा, कौन से इंटरवल पर? x > r = 1 लेस देन 2, ये आ जाएगा x > r = 1 और लेस देन यहाँ के ऊपर 2। फंक्शन ये दिया हुआ था, इंटरवल ये दिया हुआ था, -2 एक एंड पॉइंट था, +2 जो है वो यहाँ के ऊपर लास्ट एंड पॉइंट था, तो इसके ऊपर निशान यहाँ के ऊपर ये लगा लिया जाएगा, क्योंकि हमारे पास में 2 जो है वो एंड पॉइंट पर है। तो -2 ये आया और इसके बाद में यहाँ के ऊपर ये 2 आया, यहाँ पर भी लगा लीजिए। -2 और 2 के बीच 3 इंटरवल ब्रेक हो गए। और कैसे वो तीनों इंटरवल आए, कैसे ये सब फंक्शन आए? ये रीडिफाइन हो के हमारे पास में जो नया फंक्शन आएगा, रीडिफाइन होने के बाद में जो नया फंक्शन आएगा वो यहाँ के ऊपर हमारे पास में यहाँ के ऊपर ये होगा। नाउ मैंने आपको 2 सवाल लगाए, एक रीडिफाइन का लगवा दिया
और एक हमने प्योर आपको डोमेन निकाल कर दिखाया जिसके अंदर नीचे 1 माइनस कॉज एक्स लिखा हुआ था। उसकी तीनों शर्तें हमने बता दी कि डिनोमिनेटर में अंडर रूट था, वो कभी ग्रेटर देन 0 नहीं होगा, इसके बाद में कभी निगेटिव नहीं होगा, और तीसरी बात हमने आपको ये बता दी थी कि इज़ नॉट इक्वल टू, यहाँ के ऊपर 0 कैसे डोमेन निकाला उस सवाल में आप लोग देख लेंगे। कल मैपिंग को फिर कंटिन्यू यहीं से करेंगे और उसके बाद में सिर्फ 2 सवाल हम ज़रूर लगाएंगे। एक हमने आज आपको रीडिफाइन, यानी अगर फंक्शन डिफाइन होकर नई सिचुएशन में पहुँचे तो कैसे होगा, खास करके हमने इसीलिए जान के मॉड लिया था कि आपको मॉड ऑपरेट करना आ जाए, और कोई फंक्शन एक आध डोमेन का देखा जाएगा, नहीं तो रेंजेस के सवाल कल हम आपको निकाल कर दिखाएंगे। ठीक है, थैंक यू।